देखिए, भू कानून के बारे में थोड़ा सा हर कोई कह रहा भू कानून कई किस्म के होते हैं। टेनेंसी एक्ट है 35 का, आपका सीलिंग एक्ट है, उसके बाद चकबंदी वाला एक्ट है, और ZALR है जो भारत का पहला भूमि सुधार एवं जमींदारी विनाश अधिनियम बना था, वो है। तो ये जो ज़्यादा चर्चा चली है उस जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के बारे में हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश से विभाजन के बाद उत्तराखंड ने भी उसको एडॉप्ट किया था। और उसमें कई सारे संशोधन होने की वजह से शुरू में तो ठीक ठीक था, लेकिन 2017 के बाद उसमें इतने संशोधन हो गए हैं कि वो निरर्थक हो गया है। देखिए, ज़मीन जो है, भूमि जिसे कहते हैं, ज़मीन जैसे कहते हैं, ज़मीन एक आधार होता है। ज़मीन का मतलब एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता है वो, है। ज़मीन है बेस, दिस इज अ बेस। कहते हैं ना, किसी के नीचे ज़मीन खिसक गई मतलब आधार खिसक गया। और इस धरती पर जो सबसे बड़ा जो सस्टेन करने का लाइफ सपोर्ट है वो ज़मीन ही है। अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो किसकी धरती, किसका क्या, किसका कुछ नहीं होता है। अगर मेरे पास एक टुकड़ा ये है तो ये समझिए धरती का ये टुकड़ा मेरे नाम है, समझे। तो ज़मीन का ये मतलब होता है। और आप जानते हैं ज़मीन की वजह से महाभारत का कितना बड़ा युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? ज़मीन की वजह से। दुर्योधन ने कहा था कि मैं पांडवों को एक सुई के नोक बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। उन्होंने तो 5 गांव मांगे थे, लेकिन ज़मीन इतनी इंपॉर्टेंट होने का नहीं, सुई की नोक के बराबर नहीं, मतलब मैं आपका आधार ही समाप्त करना चाहता हूँ। आप ज़िंदगी जब तक रहे जंगलों में भटकते रहो और कहीं स्थायी ना हो पाए। तो ट्राइब्स क्यों हैं आज, जहाँ तक जो जनजातियाँ क्यों हैं, वो क्या कहते हैं, हंटर गैदरर रही है, फॉरेस्ट ड्वेलर रही है, जंगलों में भटकते रहे, उनके पास ज़मीनें नहीं रही हैं। अनुसूचित जातियों के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो गए थे, वो हुआ। तो ये भावना समझने के बाद आज़ादी जब का आंदोलन हो रहा था कि अंग्रेज़ जाने ही वाले थे, फिर हमारे नेताओं ने सोचा कि देखिए अंग्रेज़ तो चले जाएंगे, लेकिन ये ज़मींदार, ये सरमाएदार, ये जागीरदार तो यहीं रह जाएंगे। इनसे आम आदमी को कैसे मुक्त करेंगे? क्योंकि उनको किसान जो काश्तकार होता था, जागीरदारों ज़मींदारों का यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करता था, उनकी पीढ़ियाँ काम करती थी। तो इसलिए 1946 में संयुक्त प्रांत की विधानसभा ने एक असेंबली, स्टेट असेंबली होती थी, उसे एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार और काश्तकार, मतलब जो ज़मीन जोत रहा है, उसके बीच कोई बिचौलिया नहीं होगा, वो समाप्त किया जाएगा आज़ादी मिलने के बाद। मतलब कोई ज़मींदार नहीं होगा, जो खेत में काम करेगा उसी का खेत रहेगा। इस तरह से हुआ। तो ये उसके बाद ये कमेटी बनी थी, उसका गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में। उस समय मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहते थे संयुक्त प्रांत में। तो उसमें चौधरी चरण सिंह भी थे, हुकुम सिंह उसमें थे, राजस्व मंत्री थे। तो उन्होंने ये ड्राफ्ट किया था, जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 वाला जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उन्होंने 1948 में इसका ड्राफ्ट सबमिट किया सरकार को। और 1950 में जैसे देश आज़ाद हुआ, अपना कानून शुरू हुआ, अपना संविधान लागू हुआ, तो ये इसको भी अडॉप्ट कर दिया गया। लेकिन ये लागू 1960 में हुआ। तो फिर 1960 में बात आई कि भाई यहाँ तो ठीक है, खूब सारी ज़मीनें हैं, पहाड़ में तो टेरेस्ड सीढ़ीदार खेती होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, वहाँ तो 10-12 हेक्टेयर ज़मीन तो होती ही नहीं है, क्या करेंगे? तो उसके लिए पहाड़ के लिए अलग कूजा एक्ट बनाया था। कूजा एक्ट मतलब कुमाऊँ उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1960 है ना, वो 1965 से लागू हुआ था। तो हुआ ये कि अब ये जब उत्तराखंड आंदोलन आया कि भाई देखिए हमारी उसमें क्या था, सांस्कृतिक, देखो भौगोलिक कारण थे, आर्थिक कारण भी थे, लेकिन उसमें असली कारण था कि सांस्कृतिक पहचान का था, कि हमारी जो है सांस्कृतिक पहचान बनी रही, हमारी पहाड़ के लोगों की बोली भाषा जो संस्कृति है वो कायम रहे। इसलिए हमको विशेष किस्म का राज्य चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जैसे क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर है, ताकि वहाँ छेड़छाड़ ना हो, ताकि उसकी डेमोग्राफी ना बदल जाए। तो वो हुआ तो 370-71 करना तो बड़ा आसान नहीं होता है, तो राज्य बन गया। तो तिवारी जी जो पहले इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर थे, उन पर दबाव बढ़ा, तो उन्होंने फिर एक ऑर्डिनेंस निकाला
तो इससे पहले और वहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम था 1972, उसकी धारा 118 को उन्होंने नकल करके उन्होंने कहा ये रहेगा। तो बहरहाल यहाँ लागू हुआ तो उसमें ये था कि भाई कोई अकृषक, बाहरी तो नहीं कह सकते, भारत का नागरिक को ये नहीं बोल सकते तो बाहरी है या भीतरी है, लेकिन ये था कि जो अकृषक है, जिसकी जो कृषि का जिससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ना हो कि वो सैकड़ों एकड़ ज़मीन खरीद ले, है ना, फिर दूसरा ज़मींदार बने जो कृषक है वो फिर उनकी खेत जोते, उनकी मजदूरी करे। तो उस वजह से वो जब हुआ तो कानून बना दिया। ये ZALR है, भूमि कानून जिसकी बात कर रहे हैं कि साहब, इसको दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें संशोधन हो या तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो जैसे यूपी में भी नया भूमि कानून बन गया, तो अलग से एक भूमि कानून बन जाए जो ZALR की जगह एक भूमि अधिनियम बन जाए, उसमें सारी भूमि सुधार की या जो बंदिशें हैं जो भी एक कानून बने और उसमें उसकी होनी चाहिए, वो तब हो जब या तो इसको रिपील कर दिया जाए। तो अभी जो कह रहे हैं साहब, इस कानून में अभी ये हो सकता है कि क्योंकि ये विधानसभा ने पास किया जो संशोधन किए हैं, या तो जितने संशोधन हुए हैं 2003 के बाद या 2005-06 के बाद जो भी संशोधन हुए हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए। और जो दूसरी बात, जो प्राइम लोकेशंस हैं जहाँ भी हैं, चाहे टिहरी बांध है, चाहे बेली फ्लावर के नज़दीक हो, चाहे दयारा भी इधर हो, जहाँ भी यात्रा रूट पर जहाँ भी हो, उनका मार्केशन किया जाए। और जो नगरीय क्षेत्र में, क्योंकि वो कानून लागू नहीं था भूमि कानून, तो उसमें उन इलाकों में ज़मीनों की खरीद फरोख्त पर फिलहाल रोक लगा दी, कंप्लीट रोक लगा दी जाए। क्योंकि सवाल बाहरी लोगों का नहीं है, सवाल यहाँ पर जो अपने जो नवधनाढ़ लोग हैं वो कुछ क्या कर रहे हैं, वो ज़मीनें खरीद रहे हैं। क्योंकि ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट है, आज ज़मीन खरीदो कल दुगुना तिगुना उसका पैसा मिलता है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदें, जिनके पास ऐसे सही तरीके से गलत तरीके से आता है वो कर रहा है। जहाँ से कई नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बीवियों के नाम से, पत्नियों के नाम से खरीदी हुई हैं। जब पत्नी आपने कौन सी फैक्ट्री लगाई, सरकारी है छोटी सी, तो क्लास 3 क्लास 4 की नौकरी करते हैं, और 6-6 7-7 प्लॉट आपने कैसे, करोड़ों प्लॉट कैसे खरीद लिए। तो इस तरह से जो बेनामी जो संपत्ति अर्जित करने का वो व्यवस्था समाप्त हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्राइम लोकेशंस पहले तय की जाए और वहाँ ज़मीनों की खरीद पर पहले ही रोक लगा दी जाए अभी इमीडिएट। देखिए, पिछली सरकार ने एक बार ये त्रिवेंद्र सिंह जी ने घोषणा की थी कि साहब हम बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि 60 के दशक के बाद बंदोबस्त नहीं हुआ। और बंदोबस्त का मतलब लैंड रिकॉर्ड अपडेट करने का मतलब है, समझ गए ना। तो दिक्कत क्या हो रही है कि भूमि सुधार कैसे होगा, जिसके नाम पर ज़मीन है उसके पास ज़मीन नहीं है, पोजीशन में ज़मीन नहीं है, जिसके पास जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके नाम पर रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये अपडेट होने होने चाहिए थे। दूसरी बात है, कूचा एक्ट की वजह से पहाड़ों में संजायती खाते होते हैं। संजायती खातों का मतलब एक खाते में 50-50, 100-100 लोगों के नाम पड़े हुए हैं, तो वो उसमें भी दिक्कत पड़ रही है। माना मैं अपने ज़मीन में लोन लेना चाह रहा हूँ अपनी, उसके कैसे लूँगा, क्योंकि मेरा भाई है, भतीजे हैं, एक अहमदाबाद है, दूसरा बम्बई है, चौथा चंडीगढ़ है, पाँचों इधर उधर है। तो वो सारी दिक्कतें भी टेक्निकल इसमें आ रही हैं। तो मैंने इनसे कहा था, त्रिवेंद्र जी से, कि आपने घोषणा तो कर दी कि हम भूमि बंदोबस्त करेंगे, लेकिन आप कैसे करेंगे, इसके लिए तो कोई कानून ही नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में ये जब मुद्दा उठा तो तिवारी जी ने कहा था कि ये कानून ख़त्म हो गया। तो जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि जो रेवेन्यू एक्ट था 1901 का, उसका चैप्टर 5 से लेकर 8 तक का जो प्रोविज़न थे, वो ZALR, जिसके बाद भूमि कानून जिसको लोग बता रहे हैं, जब ये बना तो उसके वो 5 से लेकर 8 चैप्टर तक, ये 55, 56 या 58 से लेकर 128 के आसपास तक धाराएं जो थी वो लोप हो चुकी हैं। तो भूमि बंदोबस्त का कोई कानूनी प्रोविज़न आज की तारीख में उत्तराखंड में नहीं है। तो आप भूमि का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तो पहले आप लैंड रिकॉर्ड अगर आपको अपडेट करना है तो भूमि बंदोबस्त करना पड़ेगा, रिकॉर्ड ठीक करने पड़ेंगे। उसके लिए सर्वे का मतलब बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा, जो आज की तारीख में नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से अगर आप देखें ना, पहाड़ क्यों पलायन क्यों हुआ?
पलायन इसलिए हुआ कि वो आपकी जो ज़मीन थी वो अनुपजाऊ होती गई, और उसके बाद लोग सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या करेंगे, खेत में आपका 3 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए राशन नहीं आता है। और अब तो और विकट समस्या पलायन की वजह से जो है, झाड़ियाँ जंगल गाँव के पास आ गई हैं, बंदर आ गए हैं, भालू आ गए हैं, बाघ आ गए हैं, तुम्हारा रहना मुश्किल हो गया। अगर आप कुछ लगाते हैं, चिचिंडा भी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, लौकी भी लगाते हैं, तो बंदर आते हैं वो उठा के ले जाते हैं, लंगूर आते हैं वो उठा के ले जाते हैं। तो वो भी समस्या आज की तारीख में हो गई है। तो ये सबसे पहले तो ये है कि आपको वो अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप अगर आप देखें उत्तराखंड का इतिहास देखें, गजटियर आप पढ़ें, तो पहले आपका तिब्बत जो है अलग देश होता था, अभी तो ऑटोनोमस बना रखा है उन्होंने सो कॉल्ड। तिब्बत को राशन यहाँ से जाता था, अनाज उत्तराखंड से जाता था। और जो हरित प्रदेश है आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ के लिए कहाँ से राशन आता था, पहाड़ से आता था। जो गंग नहर बनने के बाद तो हरित प्रदेश बना, पहले तो नहीं था। तो इन जगह जो पहाड़ इतना अनाज पैदा करता था, वो आज इतना कंगाल कैसे हो गया? तो वो उसका वजह ये है कि जो 1893 में जो सेटलमेंट हुआ फॉरेस्ट का, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने मुनारे बना दिए, जो पोस्ट बना दिए, चारों तरफ से बना दिए, गांव वालों को सीमित कर दिया कि देखो आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ये तुम्हारी प्राइवेट लैंड है। तो वो जो प्राइवेट लैंड जो तय हुई 1893 के बाद, तो जिसके नाम से ज़मीन, वो बार बार वो सैकड़ों हज़ारों लाखों बार उसको खोद गया। ठीक है, जितनी बार आपको उसका टिलिंग करेंगे, जब जुताई करेंगे, तो दीवार मिट्टी पोली हो जाएगी, ऊपर से बारिश को ढाल है, ढाल की वजह से वो मिट्टी बह जाती है। तो जो टॉप सॉइल जिसे कहते हैं, अलुवियल जो सॉइल होती है, वो 1000 साल में 1 इंच के आसपास बनती है, तो इतनी बनती है। तो हम रोज़ हर बार खोदते हैं तो वो बह के नीचे चली जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो घटता गया, इतना घटा कि लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। तो क्योंकि ढाल की वजह से हमारे यहाँ जो उसका ज़मीनों का जो है ना, टेरेस जो सीढ़ीदार खेत हैं, फिर भी ढाल ज़्यादा है, बरसात आता सारा बह के चला जाता है। और यहाँ की जो टॉप सॉइल है, जो उपजाऊ मिट्टी है, गंगा के मैदानों में चली जाती है। मिट्टी यहाँ पैदा होती है हिमालय पर, और उसको बहा के गंगा यमुना ले जाती है और मैदान में कराते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका भूमि बंदोबस्त होना ज़रूरी है। जब तक भूमि बंदोबस्त नहीं होगा तो नहीं काम होगा। दूसरा, जो आपके पास ज़मीन कम है, जो अब तक लैंड यूज पैटर्न ही उत्तराखंड का है, जो ऑफिशियल है, उसमें 13% प्राइवेट लैंड दिखाई गई है ना, एग्रीकल्चर लैंड, जो कि मेरे ख्याल से 7-8% के आसपास रह गई है, लगभग आधा हो गई है, बिल्कुल आधा हो गई, क्योंकि छोड़ गए हैं लोग गाँव। अब वो 7-8% जो ज़मीन है वो है, उसमें तो उधम सिंह नगर भी तो है, हरिद्वार भी तो है, यहाँ आपका माजरा की बासमती भी तो है। पहाड़ में जो थोड़ा बहुत बची हुई है, उसका मिनिमम जो लैंड है, उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे होगा, इस पर विचार किए जाने की ज़रूरत है आज। उसको कम से कम जो ज़मीन बची हुई है, उसका अधिकाधिक उपयोगी हम उसे कैसे बना सकते हैं, इस पर सबको शुभ चिंतकों को विचार करना चाहिए, प्लानर को विचार करना चाहिए। देखिए, जो अपोजिशन में अभी बैठे हुए हैं, उनको वादा कर देंगे, वो वादे पूरे हों या ना हों। जैसे पिछली बार कांग्रेस बीजेपी ने किए थे, कई वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए थे। जैसे लोकायुक्त वाला किया था, वो पूरा नहीं किया, और ये ज़मीन वाला भी ऐसा करेंगे तो कोई भी कर सकता है। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, क्या ये ZALR जो आप जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम है, क्या इसको समाप्त करना चाहेंगे या इसमें संशोधन करना चाहेंगे? 2 चीज़ें हैं। अब जो भी आप भू कानून में संस्कार की बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आप पुराने कानून में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो संशोधन किए हैं, क्या केवल आप उन्हीं को दूर करेंगे, क्या उन्हीं को हटाएंगे, या ZALR की जगह कोई नया कानून बनाएंगे? और अगर नया कानून बनाते हैं, भूमि कानून अलग से एक नया बनाते हैं, विस्तृत कानून बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी, और अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके उसका ड्राफ्ट बनेगा। ड्राफ्ट पे आपका पहले विशेषज्ञों से वो उस पर डिस्कशन कराएंगे, इसकी स्क्रीनिंग कराएंगे,
फिर जाके विधानसभा में पास होगा, तब जाके एक्ट लागू होगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा बिना उसके नहीं हो सकता। लेकिन नया कानून, मुझे लगता है नए कानून की ज़रूरत है और उस पर व्यापक पहले पर चर्चा हो, बहस हो, और प्रदेश व्यापी बहस हो। उसके बाद ड्राफ्टिंग, अब जैसे मैंने बताया ना कि 46 में कमेटी बनी थी JDLR के लिए, उसमें चरण सिंह भी थे और भी थे, लेकिन कब तैयार हुई? 2 साल बाद 48 में जाके वो तैयार हुई, वो रिपोर्ट तैयार हुई। तो ऐसे नया कानून आप बनाएंगे तो इसकी रिपोर्ट रातों रात तो होगी नहीं तैयार, तो वो उसमें कई साल, 2 साल 3 साल लगेंगे, फिर विधानसभा में जाएगा, फिर उसको पास होगा, फिर उस एडॉप्ट करेंगे। लेकिन फौरी तौर पर अभी तक ये है कि जो उत्तराखंड की सरकार अगर प्रायश्चित करना चाहती है, बीजेपी की सरकार, तो उन्हें त्रिवेंद्र सिंह रावत के ज़माने में जितने उसमें संशोधन हुए हैं, उन्हें तत्काल वो विधानसभा में बैठक बुला के उनको उन संशोधनों को तत्काल समाप्त करे और फिर आने वाली सरकार, बड़ा जो विस्तृत कानून है उसको आने वाली सरकार के लिए छोड़ दे।